Dear students, once again welcome to all of you. डिमांड टॉपिक जो है वो मैंने आपके साथ कंप्लीट किया है, आपको अंडरस्टैंड करवाया है। अब डिमांड के बाद उसी टॉपिक से एक और निकलता है टॉपिक। वैसे बुक्स में चैप्टर अलग भी दिया हुआ है, कईयों में उसी में है। तो वो है बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, सबसे पहले तो यही बात करेंगे। इलास्टिक, अब देखते हैं इलास्टिक क्या होता है, जिसे हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी। ठीक है, बड़ एक्सपैंड भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम डेफिनेशन याद करेंगे। मतलब व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी? डिमांड में चेंज आना किसकी वजह से, मतलब डिमांड में कम होना या ज़्यादा होना किसकी वजह से, प्राइस की वजह से हो तो उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब इस प्राइस इलास्टिसिटी को हम न्यूमेरिकली फाइंड आउट करते हैं और उसका फॉर्मूला जनरेट होता है कि हाउ वी फाइंड दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला देखो क्या है, आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन भी इसका, सॉरी फॉर्मूला भी इसका डेफिनेशन बन सकता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is divided by the percentage change in price, it is also termed as price elasticity of demand। क्योंकि हम इसे न्यूमेरिकली फाइंड आउट करते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड में डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन यही है और इसको हम मैथमेटिकली फॉर्मूले से निकालते हैं। इसका एक और फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। आप देख रहे हो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा कि मैंने दोनों के सामने माइनस लगा रखा है। आपको बता दूँ, ये माइनस मैथ्स का साइन तो है, मैं मानता हूँ, बट इसकी सिग्निफिकेंस या माइनस वाली जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं वो नहीं है। तो फिर क्या है, क्यों लगाया है? ये जो माइनस साइन यहाँ लगा रखा है फॉर्मूले के आगे, ये शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस। याद रखना, आपको कई बार में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू फॉर्म में कि व्हाट दिस माइनस साइन इंडिकेट्स इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लग रहा होता है कि ये मैथमेटिकल माइनस है। नो, लगाते तो वही है, बट इसकी जो सिग्निफिकेंस है लगाने की वो ये है कि हमें ये याद दिलाता है कि डिमांड और प्राइस में नेगेटिव और ऑपोजिट रिलेशनशिप है कि नहीं। हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा, जब प्राइस बढ़ते हैं डिमांड कम होती है एंड वाइस वर्सा। इस वजह से ये माइनस साइन पुट किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, याद रखना आपने। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ाएंगे आगे आने वाले दिनों में सप्लाई के चैप्टर में, वहाँ नहीं लगेगा। फॉर्मूला सेम होगा, कॉपी करूँगा ये इस फॉर्मूला वहाँ, बट वहाँ माइनस नहीं लगाऊंगा। रीज़न बता दूँ, क्योंकि वहाँ प्राइस का सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो ये याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो ये टॉपिक मैं यहाँ पढ़ा रहा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कि कितना डिग्री डिमांड में चेंज हुआ प्राइस के चेंज होने से, उस डिग्री को निकालने का नाम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। और ये डिग्री कैसे निकाली जाती है? वी हैव अ फॉर्मूला माइनस साइन, वो तो मैंने कहा इन्वर्स रिलेशनशिप का है, कहीं लगवाते हैं कहीं नहीं, पर आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद फॉर्मूला बन जाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसका जो नया क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, वो आज पढ़ लेंगे हम लोग, वो रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पेपर्स में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आइए 6 फैक्टर्स हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
नंबर 1 है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सिंपली ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके मार्केट में आपके पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हों, तो अगर किसी की प्राइस चेंज होती है तो डिमांड में काफ़ी फ्लक्चुएशन आती है, मतलब डिमांड चेंज होगी, मतलब इलास्टिक होगी। बट ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट में कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, अगर उसके प्राइस चेंज हो रहे हैं पर आपको लेना है क्योंकि आपके पास उस समय ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, तो उस समय क्या होगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड जनरली हम कहेंगे ज़्यादा चेंज नहीं होगी। और ज़्यादा चेंज नहीं होगी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इन इलास्टिक से। जिसमें चेंज होगी उसे हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, इलास्टिक से, याद रखना। जिसमें आपको लगे कि ज़्यादा चेंज होगी उसे आप इलास्टिक प्रोनाउंस करेंगे, और जिसमें आप कहोगे कोई ख़ास चेंज या बहुत कम चेंज या बिल्कुल चेंज नहीं होगी उसे आप प्लीज़ रिप्रेजेंट करेंगे इन इलास्टिक से। इलास्टिक मतलब चेंज, इन इलास्टिक मतलब ज़्यादा चेंज नहीं या बिल्कुल चेंज नहीं। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ। पहला पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट मीन्स दोज प्रोडक्ट्स विच हैव मैनी क्लोज सब्स्टिट्यूट हैव इलास्टिक डिमांड होगी, क्योंकि एक के प्राइस चेंज होंगे पीपल दूसरी तरफ लेने चल जाएंगे क्योंकि उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। वेर एज दोज प्रोडक्ट्स विच हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूट हैव इन इलास्टिक डिमांड। पॉइंट नंबर 2, नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी में हम कहते हैं कि गुड्स की दो तरह की नेचर हो सकती है, एक लग्जरियस और एक नेसेसिटी। अब आप ही सोचो, नेसेसिटी के केस में डिमांड चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी, लाइक सॉल्ट, मेडिसिन, आपको कैसा नहीं होगी, क्योंकि चाहे प्राइस बढ़े या कम हो हमें वो लेना ही लेना है। तो हम क्या कहेंगे कि दोज प्रोडक्ट्स जो किस नेचर में आते हैं, नेसेसिटीज़ की नेचर में आते हैं, उनकी डिमांड क्या बोलोगे आप, इनइलास्टिक होगी। वेर एज दोज प्रोडक्ट्स which are of in a luxurious items like ACs, right, कूलर्स, और जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं, तो अगर उनके प्राइस चेंज होते हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होगी, चेंज होगी। ठीक है। थर्ड, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। ध्यान से पढ़िएगा, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड मतलब ऐसे लोग कि जिनकी इनकम का स्पेंड पोर्शन किसी कमोडिटी में बहुत ही लो है। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड मतलब इनकम स्पेंड का रेशो क्या है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे कंज्यूमर अपनी इनकम का स्पेंड करने का पोर्शन बहुत ही लो होता है, वेरी लो, लाइक परचेजिंग अ मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी, परचेजिंग पेन जो 5 रुपये में आ रहा है, कॉस्टली नहीं, मैं एक नॉर्मल गुड की बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से न्यूज़पेपर, ठीक है, पिन, नीडल, तो इनके प्राइस क्या होंगे, 1, 2, 3, 4 रुपये, ऐसी इसी में घूमेंगे आपके। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पर कंज्यूमर अपनी इनकम का बहुत ही कम पोर्शन स्पेंड करता है, तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी, चेंज होगी अगर उनके प्राइस चेंज होंगे। आप कहोगे सर नहीं होगी, बिकॉज कंज्यूमर को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर किसी मैच बॉक्स के प्राइस 50 पैसे से 75 पैसे या 1 रुपये हो जाते हैं, तो कंज्यूमर अपनी डिमांड में चेंज नहीं करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। वेर एज दोज प्रोडक्ट्स जहाँ पर कंज्यूमर अपनी इनकम का एक बहुत मेजर पोर्शन स्पेंड करने जा रहा होता है, लाइक परचेजिंग अ कार, परचेजिंग LED, परचेजिंग स्कूटी, तो इन केस में अगर प्राइसेस में चेंज आता है तो डिमांड में भी चेंज आएगा। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर अपनी इनकम का बहुत बड़ा पोर्शन पे स्पेंड करता है। तो इसको कैसे समझेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ कि दोज प्रोडक्ट्स जिन पर कंज्यूमर अपनी इनकम का प्रपोर्शन बहुत ही कम स्पेंड करते हैं, उन प्रोडक्ट की डिमांड जनरली क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी। वेर एज दोज प्रोडक्ट्स जिन पर कंज्यूमर अपनी इनकम का काफ़ी हेफ्टी अमाउंट स्पेंड करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के केस में कंज्यूमर्स की डिमांड जो है वो इलास्टिक रहेगी। तो आप देख रहे हैं तीनों मैंने आपको फैक्टर समझाए, तो हमें आंसर उसको इलास्टिक और इनइलास्टिक की फॉर्म में देना होगा। नेक्स्ट, हैबिट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स, ये तो आपको मन में ही समझना चाहिए इसका आंसर, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका कंज्यूमर हैबिचुअल हो चुका है, जैसे उसे खाना है, हैबिचुअल किसी की चीज़ की हैबिट हो जाती है, तो उस केस में वो तो एनी कॉस्ट पे खाएगा ना, चाहे उसके प्राइस बढ़े या कम हो। एक सिगरेट स्मोकर के लिए
एक्सक्यूज़, मेरे को एग्जांपल देनी पड़ रही है, माफ़ करना, बट मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। एक चेन स्मोकर है, उसके लिए सिगरेट के अगर प्राइस बढ़ भी जाते हैं तो जनरली हम कहते हैं कि उसकी डिमांड में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि ही इज़ अ चेन स्मोकर, ठीक है। तो उसकी डिमांड में जनरली हम लोग चेंज नज़र होते नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस प्रोडक्ट का क्या है बेटा, हैबिचुअल है। तो दोज प्रोडक्ट जिनका कंज्यूमर हैबिचुअल होगा, अगर उनके प्राइस चेंज भी होंगे तो डिमांड में कोई खास चेंज नहीं आएगा, तो हम कहेंगे हेंस द डिमांड विल बी इन इलास्टिक, ठीक है। तो अगली स्क्रीन पे मैं और 2 फैक्टर्स समझाऊँ। चारों फैक्टर्स आपको क्लियर होने चाहिए। पहला फैक्टर था अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, मतलब दोज प्रोडक्ट्स विच हैव मैनी क्लोज सब्स्टिट्यूट हैव इलास्टिक डिमांड, whereas those products which have no close substitute have inelastic demand. ऐसे सेकेंड था गुड्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ लग्जरियस और necessities. In case of luxurious goods the demand will be elastic, whereas in case of necessity goods the demand generally will be inelastic. थर्ड, proportion of income spent. ऐसे प्रोडक्ट्स जिस पर कंज्यूमर अपनी इनकम का बहुत लो पोर्शन स्पेंड करते हैं, तो उस केस में डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक, ज़्यादा चेंज नहीं होगी। वेयरएज जिन पर कंज्यूमर अपनी इनकम का अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करने जा रहे हैं, तो अगर उनके प्राइस चेंज होते हैं तो कंज्यूमर के माइंड में भी चेंजेस आती हैं और डिमांड इलास्टिक हो जाती है। और हैबिचुअल को तो आपने बड़ी जल्दी समझा होगा कि दोज प्रोडक्ट जिनका कंज्यूमर हैबिचुअल हो चुका है, तो पीपल विल बाय एट एनी कॉस्ट, चाहे उसके प्राइस बढ़ भी जाए, राइट। तो उनकी डिमांड में हम जनरली चेंज नहीं देखते, तो हम वहाँ के आंसर रहेंगे इन इलास्टिक। नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। दोज प्रोडक्ट्स जिनके देयर आर मैनी यूजेस, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका एक नहीं बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो हम तो सिंपली समझाते हैं बच्चे को, द ग्रेटर द नंबर ऑफ यूजेस the greater will be the elasticity, right? Whereas those products जिनका एक सिंगल यूज है, तो उनकी कंपैरिजन ऑफ दिस कहें कि उसकी डिमांड जनरली उस कंपैरिजन में क्या रहेगी, इन इलास्टिक। मैं फिर से समझाता हूँ कि नंबर ऑफ यूजेस में हमें क्या याद रखना है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनके ज़्यादा नंबर ऑफ यूजेस होंगे उस प्रोडक्ट की डिमांड जनरली इलास्टिक होगी, और जिनके कम यूज़ होंगे, नंबर ऑफ़ यूजेस कम होंगे, उनकी जनरली डिमांड जो है वो इन इलास्टिक रहेगी, ज़्यादा चेंज नहीं होगी। एग्ज़ाम्पल, एक आप चश्मा पहनते हैं या कोई आपकी नज़र का चश्मा है, तो वो उसका सिंगल यूज़ ही है। वेयर मिल्क, उसके नंबर ऑफ़ यूजेस हैं, तो मिल्क के केस में डिमांड जनरली इलास्टिक रहेगी, और आपके जो सिंगल यूज़ प्रोडक्ट्स हैं उनके केसेस में हम कहते हैं कि डिमांड इन इलास्टिक। लास्ट पॉइंट देखेंगे बच्चे, लास्ट पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये भी, इसमें भी इलास्टिक और इलास्टिक कहेंगे। आप जानकर हैरानी होगी आपको कि ऐसी इनकम से क्वेश्चन हुआ है कि ऐसे इनकम ग्रुप, एक तो वेरी हाई इनकम ग्रुप लोग और एक वेरी लो बीपीएल या बीपीएल से नीचे वाले लोग, इन दोनों को एल्फ्रेड मार्शल एक ही कैटेगरी में रखता है। इकोनॉमिस्ट जो है एल्फ्रेड मार्शल, वो कहता है दोनों की डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। चाहे कौन कौन से ऐसे पीपल, कंज्यूमर जिनकी इनकम या तो वेरी हाई है या वेरी लो है, दोनों की डिमांड जनरली इन इलास्टिक होगी। आई रिपीट अगेन, दोनों की डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। क्यों? बिकॉज राइज और फॉल होने से किसी भी कमोडिटी के उनकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे एक ऐसा बंदा जो बहुत रिच है, और अगर किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं और कम होते हैं, उसको उसकी परवाह नहीं है। ऐसे ही जो बहुत पुअर है वो उसको भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो बेचारा सुबह जाता है काम पर, शाम को खाता है चीज़ें और बेसिक नेसेसिटीज ही फुलफ़िल करता है। तो चाहे एलईडीज़ के प्राइस बढ़े चढ़े, चाहे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़े या घटें, हो तो उसको उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, और ना ही उसकी पहुंच है। तो उनके प्रोडक्ट के केस में चाहे प्राइस बढ़े या कम हो, उसकी भी डिमांड सेम रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी, ठीक है। तो वेरी हाई और वेरी लो को एक ही कैटेगरी में डाला जाता है कि इन दोनों केस में डिमांड क्या रहती है, इन दोनों कंज्यूमर्स की जो इनकम ग्रुप वाले हैं, जो वेरी हाई और वेरी लो, जनरली इन इलास्टिक रहेगी। क्योंकि राइज और फॉल
होने से उनकी इनकम उनकी डिमांड्स में कोई फ़र्क नहीं होगा। और वेर एज कहाँ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो इकोनॉमिस्ट मानते हैं जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, ठीक है। तो मिडिल इनकम ग्रुप के डिमांड्स में जनरली क्या देखा जाता है, चेंजेस देखी जाती है, अप एंड डाउन देखा जाता है डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन प्राइस, राइट। तो इस तरह से आपके ये 6 पॉइंट्स पढ़ाए, 4 तो मैंने ऑलरेडी रिवाइज करा दिए थे, 5th आपने पढ़ा नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट, और लास्ट पढ़ा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किया। टॉपिक आपको याद होगा, हमने मीनिंग पढ़ा आज की क्लास में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसका फॉर्मूला पढ़ा, देन फैक्टर्स पढ़े 6 जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से याद करिए, अंडरस्टैंड करिए, लर्न करिए, और कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।